नमस्कार, मैं दीपक चौरसिया। बाबरी विध्वंस मामले में सबसे बड़ा फैसला 28 साल बाद आने वाला है। अब से कुछ ही देर बाद लखनऊ की कोर्ट, जज यादव की कोर्ट इस मसले पर अपना फैसला सुनाएगी। इसी को लेकर हम सबसे बड़ी कवरेज लेकर आ रहे हैं। इसके अलावा बॉलीवुड के ड्रग एंगल की पड़ताल, इसके साथ दिशा सालियान को इंसाफ देने की मुहिम और साथ ही साथ हाथरस की बेटी के इंसाफ की भी लगातार दिन भर आज बात की जाती रहेगी। इसको ठीक करें, ये जज एसके यादव है, जस्टिस एसके यादव नहीं होंगे, कृपया इसे ठीक किया जाए। जज एसके यादव की अदालत में जज एसके यादव की अदालत में इस फैसला सुनाया जाएगा। बीजेपी नेता विनय खटियार पहुंच चुके हैं, साध्वी ऋतंबरा भी अदालत पहुंच चुकी है। सबका ये कहना है कि ये षड्यंत्र नहीं था, ये नीति थी। चंपत राय जो कि श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव हैं, वो भी अदालत पहुंच चुके हैं। रामविलास वेदांती पहुंच चुके हैं। लाल कृष्ण आडवाणी चूंकि 93 साल की उम्र है। मुरली मनोहर जोशी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जो कि बीजेपी के कद्दावर नेता है, 89 साल की उम्र है। उम्र के चलते वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसके अलावा कल्याण सिंह और उमा भारती दोनों कोरोना पॉजिटिव है, दोनों का इलाज चल रहा है, इसलिए ये दोनों भी अदालत के अंदर मौजूद नहीं होंगे। इसके अलावा कई और लोग जिनके ऊपर आरोप है, जैसे कि जय भगवान गोयल उस समय शिवसेना के नेता हुआ करते थे, वो अदालत पहुंच चुके हैं और उनका कहना है कि अगर 3 साल की सजा भी उन्हें मिलती है तो वो 50,000 के निजी मुचलके पर जमानत नहीं लेंगे और सजा काटेंगे। इस बीच ये देखिए, आप 4 तस्वीरें देख रहे हैं। उमा भारती पर फैसला है, कल्याण सिंह पर भी फैसला है, लाल कृष्ण आडवाणी जी पर भी फैसला है और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी पर भी फैसला है। 28 साल बाद ये फैसला आना है। कई बार ये कोर्ट, कभी रायबरेली की कोर्ट में गया, कभी ललितपुर की कोर्ट में गया। उसके बाद एक बार ऐसा मौका भी आया 2001-2002 के दरमियान की उस वक्त लाल कृष्ण आडवाणी को इस मामले से बरी कर दिया गया, लेकिन यूपीए की सरकार आई, उसने फिर से नए सिरे से केस चलाने की बात कही और उसके बाद अब अंततः इस पर फैसला आने वाला है सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के बाद। हमारे साथ हमारे कई सारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, हमारे साथ मधुरेंद्र जुड़े हुए हैं, हमारे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी और हमारे ब्यूरो चीफ धीरेन्द्र पुंडीर जुड़े हुए हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी अरविंद कुमार सिंह जुड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट से। इसके अलावा अवनीजेश अवस्थी जी जो कि आरएसएस के चिंतक और विचारक है, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले धीरेन्द्र, मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्या महत्व रखता है ये फैसला, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में जिन 2 वाक्यों का जिक्र किया था जिन्हें संविधान सम्मत नहीं बताया था, वो 1949 में रामलला का प्रकट होना और इसके साथ ही साथ 6 दिसंबर 1992 को जो कुछ हुआ था उसका भी उल्लेख किया गया था। कितना अहमियत रखता है ये फैसला? देखिए, अब इस पूरे फैसले को अगर हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक दूसरा, यानी यहाँ उस केस के खत्म होने की बातचीत कर सकते हैं जो सदियों से चलता हुआ फैसला था और जो 6 अगर दिसंबर 1992 की उस घटना को देखें जिसने काफ़ी इस देश की राजनीति बदल दी थी, इस देश का पूरा आइडिया बदला है, काफ़ी चीज़ें चेंज हुई इस देश में। उसके बाद ये फैसला आज जब आएगा तो ये बहुत सारी चीज़ों पर एक विराम चिन्ह लगाएगा। अगर मैं कहूँ दीपक जी, एक पूरी राजनीति आपके साथ भी आपके पूरे करियर को ये पूरे साथ साथ चलती हुई घटना थी। रिपोर्टिंग हम लोगों के पूरे उस दौर की रिपोर्टिंग थी जहां ये शुरू हुआ मामला, जब इस मामले ने पूरा तूल पकड़ा और उसके बाद उसकी परिणति 6 दिसंबर 1992 हुई, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में वापस राम मंदिर को दिया। तो लेकिन वो जो हिस्सा है जिसको लेकर काफ़ी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने कही थी, मुझे लगता है कि ये आज उस पूरे सिरे का आखिरी पन्ना लिखा जाएगा। हो सकता है इसको लेकर फिर बाद में कोई कोर्ट में जाने की कोशिश करे, लेकिन आज ही वो लाइनें लिख दी जाएंगी जिस पर इस फैसले को आगे तय रहना है। मुझे ये लगता है कि इसीलिए आज ये बहुत ही अहम दिन है और मुझे लगता है कि जो उप प्रधानमंत्री अपने आडवाणी साहब जो रहे हैं, उन्होंने भी इस पूरे फैसले को उनसे लेकर और देश के आखिरी गांव में बैठा हुआ आदमी भी आज इस फैसले को देखने की जो उसमें होगा। बिल्कुल बिल्कुल, सभी जानना चाहते हैं कि 6 दिसंबर 1992 जिस दिन बाबरी ढांचे को, विवादित ढांचे को ढाया गया, उसका क्या कोई मुजरिम है, उसका क्या कोई दोषी है, क्या एक षड्यंत्र था, क्योंकि 120B की धारा लगी है। इसके अलावा भड़काऊ भाषण की धारा लगी है कि वहां पर भड़काऊ भाषण दिए गए। और तीसरा जो केस है वो रिलेटेड है जो मीडिया कर्मियों के कैमरे तोड़े गए थे, उनमें से कुछ को शारीरिक क्षति पहुंची थी। इन 3 केसेस पर सुनवाई चल रही है सीबीआई की इस कोर्ट के अंदर। अरविंद, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ऐसे मामलों में कितने साल की सजा होती है? अगर 120B का आरोप सिद्ध होता है, अगर भड़काऊ भाषण का आरोप सिद्ध होता है, अधिकतम कितने साल की सजा होती है और इस सजा के क्या मायने होंगे अगर कानूनी लिहाज से इसको समझा जाए तो?
देखिए, जिन धाराओं के तहत इस मामले में मुकदमा चला है दीपक जी, उसमें 153A, 153B, 295, 505, 120B और 395 ये धाराएं शामिल हैं। इनमें से सिर्फ एक धारा को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो धारा है उसमें अधिकतम 3 साल तक की सजा हो सकती है। यानी कुल धाराओं को अगर हम एक साथ देखें तो 2 से 5 साल तक की सजा हो सकती है। लेकिन 395 जो कि रोबरी से जुड़ी हुई धारा है, उसको लेकर के जो मेरी बात हुई है इस मामले से जुड़े वकीलों का, उनका ये कहना था कि ना तो इसको लेकर कोई बहस हुई, ना ही इससे जुड़े हुए वहां पर गवाह पेश हुए। तो ऐसे में उम्मीद है कि अगर दोषी करार भी दिया जाता है तो अधिकतम 3 साल तक की सजा हो सकती है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कानून ये कहता है कि अगर 3 साल तक की सजा किसी मामले में होती है तो उसी अदालत से जमानत का अधिकारी वो शख्स बन जाता है। तो ऐसी सूरत में अगर इस मामले में दोषी करार दिया जाता है और उसके मुताबिक अधिकतम 3 साल तक की सजा होती है तो इन सभी नेताओं को जेल नहीं जाना पड़ेगा। ये जरूर इस मामले को हाईकोर्ट ले जा सकते हैं, इसके खिलाफ अपील दायर कर सकते हैं, लेकिन निचली अदालत से इनको जमानत तुरंत मिल जाएगी, जो कि कानून में प्रावधान है। एक और लाइन ये कि ये फैसले में एक तय जी बोलिए अरविंद, कंप्लीट करिए प्लीज। जी, अगर एक लाइन में इस फैसले को समझा जाए तो कोर्ट को आज यह तय करना है कि ये तो सबको पता है कि विवादित ढांचे का विध्वंस किया गया। कोर्ट को आज यह तय करना है कि क्या ये सिर्फ कार सेवकों के तत्कालिक गुस्से का नतीजा था विध्वंस की घटना, या इसके पीछे कोई षड्यंत्र था या साजिश थी। सीबीआई की कहानी यह है कि एक साजिश थी, नेताओं ने ऐसे भाषण दिए जिससे चलते कार सेवक उत्तेजना में आए और ये लोग मना कर रहे हैं। इनका यह कहना है, जो इस मामले में डिफेंस लॉयर है, कि ऐसी कोई साजिश नहीं थी और ये सिर्फ कार सेवकों के तत्कालिक गुस्से का नतीजा था। तो कोर्ट को तत्कालिक गुस्सा या साजिश, इन दोनों में से एक चीज तय करनी है। तात्कालिक गुस्सा या साजिश, मैं आपको एक बार बता दूं अरविंद, 6 दिसंबर 1992 के, क्योंकि मैं उन ऑर्गेनाइजेशंस पे काम कर चुका हूं जिनके पास 6 दिसंबर 1992 के बड़े बड़े टेप मौजूद थे, उनमें से कुछ का मैं भी गवाह रहा हूं, और उन भाषणों के आधार पर एक भी बयान को आप भड़काऊ नहीं कह सकते। ऐसे में यह साबित करना सीबीआई के लिए कितनी टेढ़ी खीर होगा कि इन्हीं नेताओं ने कार सेवकों को विवादित ढांचा तोड़ने के लिए उकसाया, क्योंकि टेप के अंदर ऐसी कोई भी लाइन मौजूद नहीं है जिसके आधार पर यह साबित किया जा सके कि कार सेवकों को मंच से बाबरी ढांचे को तोड़ने के लिए कहा गया, बल्कि सब ये कह रहे थे सांकेतिक करिए और हट जाइए। अरविंद, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। अगर इस तरह के सीधे एविडेंस नहीं है तो फिर निश्चित तौर पर इस मामले में डिफेंस का जो पक्ष है बहुत मजबूत है, क्योंकि यही एक चीज है जिसको कोर्ट को तय करना है। विध्वंस तो हुआ है, ये तो सबको तय करना है, क्या उसके पीछे सोचा समझा षड्यंत्र था, ये कोर्ट को तय करना है। और आप समझते हैं कि 28 साल का वक्त भी इसलिए लगा क्योंकि असली जो मामले की परिणति है वो तो 2017 के बाद से शुरू हुई है। इससे पहले तो आपने जैसे जानकारी भी दी कि क्रिमिनल कंस्पिरेसी का जो चार्जेस था वो हटा लिया गया था और ये एक किस्म से इस मामले में कानूनी शिकंजे में आने से सारे नेता बच गए थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है 2017 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट तय करता है कि जज AK यादव 2 साल के अंदर फैसला देंगे और हर रोज फैसला देंगे। और पहली बार ऐसा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में, 142 का तो इस्तेमाल किया है सुप्रीम कोर्ट ने, कि किसी जज का कार्यकाल बढ़ा दिया सुप्रीम कोर्ट ने। जब यूपी सरकार ने कहा कि न्यायिक शक्ति के मुताबिक वो अपनी तरफ से कार्यकाल नहीं बढ़ा सकते, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसका इस्तेमाल करते हुए जज का कार्यकाल बढ़ाया। और जज AK यादव 2019 में सुप्रीम कोर्ट आए और उन्होंने कहा कि उनको सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि वो जिस मामले में फैसला दिया जा रहे हैं उसका एक बड़ा राजनीतिक उसका एक एंगल बनता है। तो ये तमाम मामले आप समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से इस मामले को एक किस्म से कहते हैं कि स्पीडी ट्रायल की मामला बढ़ा और उसके बाद आज ये फैसले का दिन आया है। और ये दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि आपको याद होगा कि 30 सितंबर 2010 का ये दिन था, आज से 10 साल पहले, जब हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया था। हालांकि वो भूमि विवाद को लेकर के था, जब 3 हिस्सों में जमीन को बांटा गया था। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। तब 30 सितंबर 2010 को फैसला आया था लखनऊ हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच का, जिसमें कहा गया था कि मंदिर को 3 हिस्सों में बांटा जाए। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जिसके बाद राम मंदिर बन रहा है। मेरे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ प्रभुजानंद शरण जी महाराज हैं, जो कि एक रामकथा वाचक हैं। मेरे साथ अवनीजेश अवस्थी जी हैं। मेरे साथ महंत राजू दास जी हैं, जो कि संत हैं हनुमानगढ़ी मंदिर के। और मेरे साथ अवनीजेश अवस्थी जी हैं। चारों से मेरा सीधा सवाल, क्या महंत राजू दास जी, क्या बाबरी ढांचे को गिराने का षड्यंत्र किया गया था 6 दिसंबर 1992 का, जिस बात का केस अदालत में चल रहा है? अरे भाई गजब बात है, कैसा बाबरी ढांचा? आप देखिए, उच्चतम न्यायालय ने पूरी जो है डिसीजन जो दिया है वो इतने 70 वर्षों के संघर्ष के बाद दिया है। सारे एविडेंस लिए, साक्ष्य लिए, प्रमाण लिए, वेद पुराण शास्त्र उपनिषद, उसको आपने नहीं माना।
खुदाई कराया, सर्वे कराया, उसके बाद आप फैसला दिए। उसके बाद अभी तत्काल का मैं प्रत्यक्ष का प्रमाण देता हूं, कोई भी आके देख सकता है। अभी जब भूमि समतलीकरण चल रहा था, आदेश आने के बाद, भूमि पूजन के बाद, न्यू की खुदाई के समय में आप देखिए 17 से 18 जो स्टोन पत्थर मिले हैं, कोई 5 फीट के हैं, कोई 7 फीट के हैं, कोई 11 फीट के हैं, पुष्प कमल से लेकर भगवान के खंडित विखंडित मूर्ति से लेकर 5 फीट के शिवलिंग से लेकर हवन कुंड से लेकर इतना इत्यादि जब आपको जो है एविडेंस मिले हैं, इसके बाद भी अगर कोई कहे को बाबरी मस्जिद थी तो दुर्भाग्य की बात है। अभी तक कोर्ट तो देख ही नहीं पा रही थी। कोर्ट तो अब एक मामले में 2-2 सजा, ये गलत बात है, एकदम गलत बात है, कतई नहीं होना चाहिए। जो आदेश उच्चतम न्यायालय ने दिया है, इसके बाद अगर फिर भी आप बाबरी विध्वंस का केस बनाते हो, किसी भी प्रकार इनके ऊपर आप मुकदमा चला रहे हो, चलिए ठीक है, मैं संविधान को मानता हूं, हम ऐसे लोग नहीं है ओवैसी जैसे लोग कि नहीं कि उच्चतम न्यायालय का आदेश आने के बाद भी हम कहे कि नहीं वो बाबरी मस्जिद था और उसको पुनः हम मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद भविष्य बनाएंगे। हम ऐसे लोग नहीं है, हम संविधान को मानते हैं और संविधान जो फैसला देगा उसको भी मानेंगे। लेकिन एक आपसे निवेदन है कि एक मामले में दो डिसीजन ये कतई बर्दाश्त नहीं, कतई संभव नहीं। अब जो इस मामले को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि 70 वर्षों से हिंदू मुसलमान करके लोगों को बरगलाया गया। अब उच्चतम न्यायालय का आदेश आ गया, दिव्य मंदिर निर्माण कार्य शुरू हो गई है। अब इस मामले को खत्म करके बाबरी मस्जिद नाम की कोई चीज नहीं थी, कोई चीज नहीं है, ना कोई चीज रहेगी। ठीक है मान जी, आप ये पॉइंट जरूर कह रहे हैं, आपकी दिल की भावना हो सकती है, लेकिन कानून इसके आधार पर नहीं चलता। इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे। अवनीश जी से मैं सवाल लूंगा कि क्या वाकई में ये आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का बाबरी ढांचे को ढहाने का षड्यंत्र था क्या? ब्रेक के तुरंत बाद, एक छोटा सा ब्रेक है, सिर्फ 2 मिनट का। तो क्या बाबरी ढांचे को 6 दिसंबर 1992 को ढाया गया, उसके पीछे षड्यंत्र था? और क्या भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस से जुड़े लोग, शिवसेना से जुड़े लोग इस मामले में दोषी करार दिए जाएंगे? क्योंकि 28 साल बाद फैसला आने वाला है। इस मामले में जो कोर्ट की कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है, कोर्ट की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। किसी भी वक्त फैसला हो सकता है। जज एसके यादव को फैसला सुनाना है। आज उनके कार्यकाल का आखिरी दिन है। सुप्रीम कोर्ट ने डेडलाइन तय की थी, जिसके बाद आज तक फैसला सुना दिया जाना था। हम इस मामले में विद्या के पास चलेंगे क्योंकि उनके पास पूरे ग्राफिक्स हैं। लेकिन एक क्विक सवाल अवनीश अवस्थी जी से। अवनीश अवस्थी जी, क्या आरएसएस और बीजेपी ने बाबरी ढांचे को ढहाने के लिए षड्यंत्र बनाया था और उस षड्यंत्र को 6 दिसंबर को जिसकी परिणति हुई ढांचे के ढहने के रूप में? दीपक जी, षड्यंत्र तो 2 या 3 लोगों के बीच में हो सकता है। षड्यंत्र शब्द का अर्थ जो है उसमें है ही कि 3 लोग से ज़्यादा नहीं हो सकते। वहाँ लाखों लोग पहुँचे हुए थे, लाखों लोग मिलकर के कोई षड्यंत्र नहीं करते। वो एक जन सैलाब था। भारतवर्ष के समस्त, मैं सिर्फ हिंदू समाज नहीं बल्कि सभी धर्मों के लोगों की ये बड़ी लंबी आकांक्षा थी कि वहाँ पर जो गुलामी का एक प्रतीक, परतंत्रता का प्रतीक, विदेशी आक्रामकता का एक प्रतीक जो था वो साफ हो। भारतवर्ष में तमाम इस तरीके के प्रतीकों को हटाया भी गया है। जॉर्ज पंचम की मूर्ति हो या कोई और हो, हटाया गया है, लगातार हटाया गया है। और एक पूरे भारतवर्ष के लाखों लोग वहाँ पहुँचे। लाखों लोगों ने, क्या ऐसा संभव हो सकता है कि कुछ घंटे में पूरा का पूरा हो जाए? कुछ 2, 4, 5, 7, 10 लोगों के लिए नहीं है ये जब वहाँ पर कार सेवक पहुँचे और उनके कार सेवकों का ये संकल्प था कि हम परतंत्रता का प्रतीक भारतवर्ष की इस संस्कृति से, भारतवर्ष के इतिहास से हम मिटाएंगे, ये सीधे सीधे उसका प्रतिफलन था। इसमें कोई भी एक व्यक्ति, एक संगठन, एक दल इसमें जिम्मेदार नहीं है। साध्वी विद्यानंद के पास कितने ऊपर मुकदमा चलाएंगे आप? ठीक है, साध्वी विद्यानंद के साथ इसी सवाल को लेकर चलते हैं। अवनीश जी का तर्क है साध्वी जी कि लाखों लोग षड्यंत्र थोड़ी कर सकते हैं, लाखों लोग साजिश थोड़ी कर सकते हैं। क्या आप भी ये मानती है? और क्या इस मामले में कोर्ट को सजा दी जानी चाहिए? कोर्ट तो सजा देगी क्योंकि कानून ये कहता है। आपको क्या लगता है नैतिक तौर पर, आपको क्या लगता है सामाजिक तौर पर? दीपक जी, कभी भी हिंदू षड्यंत्र नहीं करता है। दूसरा, पूरा भारत वहां पर था, लाखों लोग वहां, नौजवान बच्चे सब वहां पर थे और कभी भड़काऊ भाषण से कभी कोई किसी का गलत नहीं हो सकता है। ये तो विदेशी आक्रामकता का जो हमारे सर पर एक मस्तक पर कलंक लगा हुआ था, वो राम जी के भक्त थे। राम जी ने जैसा चाहा
राम जी ने उनके हाथ बन करके वो काम करा लिया। वो राम जी ने कराया जो भी कराया। किसी आदमी की ताकत नहीं थी कि बाबरी मस्जिद उस ढांचे को गिराया जाए। राम जी की जैसी कृपा, राम जी ने वैसा करा लिया। और रही बात ये कि जिन लोगों ने उनको वहां पर नाम ले रहे हैं, जिनके ऊपर केस चल रहे हैं, वो बड़े ही अच्छे व्यक्ति हैं, बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं। वो कभी आज तक अपने जीवन में उन्होंने किसी की झोपड़ी तो तोड़ी नहीं, तो किसी बाबरी मस्जिद का ढांचा कैसे गिरा सकते हैं? ठीक है, वो इसी वहाँ सवाल को जरूर लेकर हो सकता है प्रज्ञानंद उस शरण जी कार्यक्रम में महाराज खड़े जी के पास चलते लेकिन हैं। भीड़ महाराज जी, बेकाबू हो जाती है। ठीक है, आपने एक बात कही कि भाई उन लोगों ने तो कभी अपनी जिंदगी में कुछ नहीं किया, लेकिन कोर्ट इस तरह की दलीलें नहीं सुनता है। चूंकि एक केस बना है, केस के साथ केस डायरी बनी होगी, उसकी एक चार्जशीट बनी होगी, उसके आधार पर कार्रवाई हुई होगी। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या 28 साल बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला सेटल कर दिया है, उसके बाद इस मामले में सजा दिया जाना, आप इसको राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से कैसे मानते हैं? मैं कानूनी सवाल नहीं कर रहा हूं आपसे। सबसे पहली बात दीपक जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो उस ढांचे को बाबरी मस्जिद कही जाती है, ये पूर्णतया गलत है। वो श्री राम जन्मभूमि थी, राम जन्मभूमि है और राम जन्मभूमि रहेगी। और सब लोग जो बोलते हैं वो ये कह रहे हैं कि यहाँ ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, लेकिन मैं अयोध्यावासी होने के नाते मुझे पता है कि वहाँ क्या हुआ था। वहाँ मैं स्वयं प्रत्यक्षदर्शी हूँ। किसी ने कोई षड्यंत्र नहीं किया था। सबकी यही इच्छा थी, जो नेतागण थे वहाँ पर, वो ये कह रहे थे कि बालू ले जा करके वहाँ हम ठाकुर जी को समर्पित करेंगे। कोई भड़काऊ भाषण हुआ भी नहीं है, किसी तरह का कोई भड़काऊ भाषण भी नहीं हुआ। वो एक कारसेवकों का, श्री राम भक्तों का इच्छा था कि ये जो गुलामी का प्रतीक है श्री राम जन्मभूमि, जो जीर्ण शीर्ण हो चुका है, उसको हम गिरा करके भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण करें। और अगर उस ढांचे को गिराना दोष कहलाएगा, तो फिर जो गुलाम भारत को बनाने वाले थे, जो ब्रिटिशर, उन लोगों की मूर्तियों को हटाया गया, तो क्या उनको हटाना दोषी हो सकता है? मुझे तो लगता है जिन लोगों ने इसको गिराया है वो इनाम के हकदार हैं, न कि दोष के हकदार हैं। वो ठीक है, ब्रेक के बाद मैं आपके पास लौटूंगा। मेरे साथ मौलाना अली कादरी भी जुड़ेंगे, सीरतुल नबी फाउंडेशन, सॉज एकेडमी हैदराबाद से जुड़े हुए हैं, वो मेरे साथ जुड़ेंगे। एक ब्रेक के बाद ये लगातार कवरेज जारी है। हम आपको बता दें, जज एसके यादव की अदालत में अदालती कार्रवाई जो है वो शुरू हो चुकी है। किसी भी वक्त फैसला आ सकता है। 17 आरोपियों 49 में से 17 की मौत हो चुकी है, 32 लोग बाकी हैं। ब्रेक के बाद फैसला।